वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के लिए अकाउंटिंग, जिसमें कि हमने बहुत सारा चीज अभी तक पढ़ लिया है। हम लोग अपने क्लास में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें टोटल 14 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जो कि मैं पढ़ाऊंगा, और मैं अभी तक 11 कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। अब 3 कॉन्सेप्ट बाकी है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। और मैं डिटेल में नोट्स में बनाते जा रहा हूं, और नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कीजिए, और उसको भी उतना ही अच्छे से पढ़िए जितने अच्छे से आप मेरे क्लास को देखते हैं। बहुत ही समराइज्ड है, कुछ भी फालतू की बातें नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा गया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। आइए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नाम क्या है? गोइंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब बिजनेस और गोइंग का मतलब चलता रहेगा। बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक बिजनेस बंद होने के लिए नहीं खुला। एक बिजनेस बंद होने के लिए नहीं खुला। आप खुद सोचिए, आप 10 लाख रुपया लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या सोचकर कर रहे हैं कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में बंद कर दूंगा? नहीं, आप यही सोचकर चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा और मैं चलाता जाऊंगा, मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा और मैं चलाता जाऊंगा। यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि एक बिजनेस ऐसा मान के चलता है कि हम कंटिन्यू रहेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए फ्यूचर में। हम कंटिन्यू रहेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए फ्यूचर में। और इसे ध्यान से देखना मेरे भाई, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता कि एक बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन इसके टेक्निकलिटी में घुसिए कि इस कॉन्सेप्ट के कारण अकाउंट्स में कितनी चीजें बदल जाती है, और वही आपके एग्जाम में आएगा। मीनिंग कभी नहीं आएगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। बोलता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। बोलता है कि बिजनेस चलता रहेगा, लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। ये कौन बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, हम इसी बात को ध्यान में रखकर, कौन सी बात को ध्यान में रखकर कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। इस बात को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपने अपने बिल्डिंग में फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, एक एसेट्स खरीदा जिसका नाम है बिल्डिंग। आपने अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदा, वो बिल्डिंग खरीदा 1 करोड़ रुपए का, लेकिन जिस ईयर में खरीदा उसी ईयर में आप 1 करोड़ रुपया कभी भी प्रॉफिट लॉस में चार्ज नहीं करते, कभी भी खर्चा बुक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिल्डिंग है वो मैं इसी साल सिर्फ यूज नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस आगे भी चलता जाएगा और इस बिल्डिंग को मैं आगे भी यूज करूंगा। इसलिए डेप्रिसिएशन नाम का कॉन्सेप्ट आया। फिर से डेप्रिसिएशन नाम का कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण ही आया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जिस साल जितना भी एसेट्स का वैल्यू यूज किया उसके वैल्यू को उस एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। मतलब कि मुझे पता है आज ही कि मैं ये बिल्डिंग पूरा का पूरा एक ही साल में यूटिलाइज नहीं करूंगा, आगे भी इसको यूज करूंगा, तो जिस साल इतना यूटिलाइज किया उसको डेप्रिसिएशन बोल के इस साल चार्ज करो, जिस अगले साल जितना यूटिलाइज किया उसको अगले साल का डेप्रिसिएशन बोलकर अगले साल चार्ज करो। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आने लगा होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। बोलता है बिजनेस चलता रहेगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, बिल्डिंग खरीदा, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। अगले साल मुझे पता है फिर मैं बिल्डिंग यूज करूंगा, उस साल जितना यूज किया उतने वैल्यू का डेप्रिसिएशन बनाइए, और उस साल उसको प्रॉफिट लॉस में खर्चा के तौर पर बुक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज्यूमिंग दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, मतलब कि बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल मैंने दे दिया कि हम जिस साल एसेट्स खरीदे उसी साल पूरे के पूरे कॉस्ट को हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बनाकर छोटे छोटे टुकड़े में चार्ज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस आगे भी चलने वाला है। नेक्स्ट अति इंपॉर्टेंट, सुनिए, आपका बिजनेस है, आप कहां गए? आप गए बैंक में, और बैंक से मांगे लोन 10 करोड़ रुपया का। आपका बिजनेस है, आप गए बैंक में 10 करोड़ जैसा हैवी अमाउंट का लोन मांगे, और बैंक आपको पता है क्या देता है? एक टाइम देता है कि आपको 20 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको इस लोन को चुकाना है। आपने कभी सोचा है कि आपको उसने 20 साल क्यों दिया टाइम? क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, और ये नियर फ्यूचर में बंद होने नहीं जा रही है। मतलब ये आज भी है, अगले साल भी रहेगी, और उसके अगले साल भी रहेगी।
इसलिए बैंक भी आपको क्या दिया है, एक लंबा अवधि दिया है कि आप इस अवधि में लोन को चुका सकते हैं। क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी और उसके अगले साल भी, जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए तब तक बिजनेस बंद नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न बोलता है बैंक गिव्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन ड्यू टू लॉन्ग टर्म लोन टू बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और समझिए बात को, मैंने बताया था प्रीपेड एक्सपेंस, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम की कमी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि आप 31 मार्च मेरा खत्म हो गया, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 2019 को, 31 मार्च 2020 को एक साल खत्म हो गया, पूरे एक साल का रेंट मुझे 12 लाख रुपया देना था, यानी 1-1 लाख रुपया हर महीना, लेकिन मैंने अपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इट मींस कि 12 लाख रुपए का तो रेंट इस साल का हो गया, 3 लाख रुपए रेंट मैंने प्रीपेड कर दिया, मतलब मैंने रेंट नाम के खर्चे को प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दिया। मेरा इस साल का खर्चा हुआ भी नहीं, 12 लाख ही था, लेकिन मैंने 3 महीने का अगले साल के लिए रेंट दे दिया, और वो कब जाकर एडजस्ट होगा, वो प्रीपेड रेंट अगले साल के खर्चे में बुक होगा। ऐसा क्यों अगले साल, क्योंकि मुझे पता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे पता है कि वो बिजनेस अगले साल ही रहेगा, इसलिए मैंने उस प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर दिया, अगले साल के लिए टाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। एक और है, आपने, मैं जब एसेट्स पढ़ा रहा था मैं, या फिर लायबिलिटीज पढ़ा रहा था पहली क्लास में, तो वहां पे मैं बता चुका हूं क्या कि एसेट्स को हम लोग बाइफरगेट करते हैं, करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड टर्म एसेट्स, मतलब कि करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का टाइम मैंने बताया था 12 महीना, और नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स वैसा एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे। तो फिर यहाँ पे गोइंग कंसर्न बोलता है 1 साल मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस चलेगा, इसलिए हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सेम लायबिलिटी को भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखिए अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा होगा ना, तो कॉन्सेप्ट के नाम पे जाइएगा, और नाम से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में आइडिया लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये सर ने बताया था। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब होता है कंसिस्टेंट, टू बी कंसिस्टेंट, मतलब कि एक ही चीज पे फिक्स रहो, बार बार लगातार वही चीज करो, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट का मतलब यही होता है। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यही बात बोलता है कि आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड फॉलो किया है, उसी मेथड को हर साल फॉलो करते रहिए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या सजेशन देता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सजेशन देता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या सजेशन देता है कि एक बिजनेस ने जो अकाउंटिंग रूल्स एंड जो पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर लिया है, उसी को हर साल फॉलो करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं इस साल एसएलएम से यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से, और अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कुछ और वैल्यू आया, डब्ल्यूडीवी से किया तो कुछ और वैल्यू आया, यानी कि खर्चा में डिफरेंस आ गया और इनकम में डिफरेंस आ गया, तो प्रॉफिट और लॉस में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट से बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेयर करने में दिक्कत होगा। मतलब कि वो कंपेयर तो हो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल मैंने कुछ और रूल फॉलो किया था, इस साल मैं कुछ और रूल फॉलो कर रहा हूं। इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर टू ईयर, मतलब एक साल जो फॉलो कर लिया उसी को कोशिश करो कि आगे भी फॉलो करते रहो। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वो एक सजेशन है। सजेशन का मतलब ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण या मेरे बिजनेस के बेटर प्रेजेंटेशन के कारण हो सकता है कि मुझे अपने अकाउंटिंग का रूल चेंज करना पड़ जाए, अपने अकाउंटिंग के मेथड चेंज करना पड़ जाए, पॉलिसी चेंज करने पड़ जाए, मैं करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस पे बाइंडिंग नहीं है, ये एक सजेशन है। तो आइए देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, मतलब शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऐसा क्यों? अगर हमने ईयर टू ईयर चेंज किया तो प्रॉफिट ऑफ बोथ पीरियड, मतलब पिछले साल और इस साल, विल नॉट बी कंपेरेबल, दोनों कंपेरेबल अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमने एग्जांपल में देखे तो अडॉप्टिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पिछले साल कुछ और फॉलो किया, इस साल कुछ और फॉलो किया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस आ सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर
गुडविल के वैल्यूएशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। हमने पिछले साल कुछ और किया, इस साल कुछ और किया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, हमने कुछ और किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सजेस्ट करता है कि एक बिजनेस को एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड को फॉलो करते रहना चाहिए हर साल, ताकि खुद के प्रॉफिट को एक दूसरे से कंपेयर कर सके। अच्छा, फिर से कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, व्हेनेवर रिक्वायर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड कैन बी चेंज्ड। जब हमारे बिजनेस गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए फीफो और लीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक मेथड है। हमने पिछले साल कुछ और मेथड किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस मेथड को ही बैन कर दिया कि आप उस मेथड को फॉलो कर ही नहीं सकते, तो मजबूरन मुझे अगले साल से मेथड चेंज करना पड़ेगा। या फिर मेरे बिजनेस में कोई मेथड सूट नहीं कर रहा है, मेरा जिस नेचर का बिजनेस है उसमें सूट नहीं कर रहा है, मुझे और कोई मेथड फॉलो करना है, तो मैं अगले साल से क्या करूंगा, उस मेथड को चेंज कर दूंगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सजेस्ट करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी ये 14वां नंबर कॉन्सेप्ट है और मैंने 14 बोले थे और मैं 14वां पढ़ा रहा हूं। देखिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो बेसिस होते हैं। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो बेसिस होते हैं, एक का नाम है कैश बेसिस और एक का नाम है अक्रूवल बेसिस। अब देखिए, मैक्सिमम बिजनेस कंपनीज एक्ट भी यही बोलती है, मैक्सिमम बिजनेस भी यही फॉलो करती है और कंपनीज एक्ट भी क्या फॉलो करती है, क्या बोलती है कि बिजनेस को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए। अब समझिए दोनों के बीच में डिफरेंस कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस बोलता है कि आप बिजनेस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर से जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। मतलब कि आप सीधा सीधा क्या करो, मेरे बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया उसको आप रिकॉर्ड करो। मतलब कि ओरिजिनली कितना एक्सपेंस हुआ, ओरिजिनली हम कितना कमाए, इसे मतलब नहीं है। हमें जितना भी पैसा रिसीव हुआ हो उसको इनकम मान लो और जितना भी पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया हो उसको खर्चा मान लो। ये बोलता है कैश बेसिस। जबकि अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि हम अपने ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल बेसिस पे यानी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, ये 12 मंथ का पीरियड है, 1 साल का पीरियड है और हर साल मुझे 1 लाख रुपया रेंट देना पड़ता है। रेंट एक्सपेंस मुझे कितना है, 1 लाख रुपया का रेंट एक्सपेंस देना पड़ता है। और यहां पे सपोज दैट आया मेरा जनवरी और लेकर यहां से मार्च, 3 महीना का रेंट। मैं किसी भी कारणवश ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम मैंने रेंट नहीं दिया 3 महीने का, लास्ट का 3 महीने का रेंट मैंने नहीं दिया। 1 साल का रेंट कितना था, 1 लाख रुपया। पूरे साल का रेंट कितना बनता है, 12 लाख रुपया। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का रेंट ही दिया, 3 महीने का रेंट मैं नहीं दे पाया हूं। तो मैंने कैश में पेमेंट कितना किया लैंडलॉर्ड को, 9 लाख रुपीज, और मैंने आउटस्टैंडिंग यानी बकाया कितना रेंट रख दिया, 3 लाख रुपीज। ये एग्जांपल ध्यान से आपको समझना होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए कि मेरा रेंट जो है वो पूरे साल का 12 लाख रुपया यानी 1 साल का 1 महीने का 1 लाख रुपया है और मैंने 9 महीने का रेंट तो दे दिया इस साल 9 लाख रुपया, लेकिन इस साल 31 मार्च खत्म हो गया और 3 लाख का रेंट मैं अभी भी नहीं दे पाया हूं। अगर मेरा बिजनेस ओ मेरे भाई, अगर मेरा बिजनेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो हम रेंट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इस साल मेरे बिजनेस से रेंट के नाम पे 9 लाख रुपया ही बाहर गया है। लेकिन अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा 12 लाख रुपया जो है 12 लाख रुपया रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेंट एक्सपेंस, यानी रेंट के खर्चा के नाम पे अक्रूवल बेसिस पे कितना रिकॉर्ड करेंगे, 12 लाख। क्यों, भले वो इस साल दिए नहीं, लेकिन वो किस साल हम यूज किए उस बिल्डिंग को, इस साल यूज किए तो इस साल का खर्चा होना चाहिए ना, अगले साल का नहीं होना चाहिए। और सबसे सही तरीका भी कौन सा है, अक्रूवल बेसिस ही है। तो फिर से अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में 10 सेकंड लेकर मैं डिफरेंस समझा रहा हूं। मेरे बिजनेस से जितना कैश गया
भले वो इस साल का हो या ना हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर दो कि वो इसी साल का है। जितना कैश आया उसको इनकम मान लो और जितना कैश गया उसको एक्सपेंस मान लो। ये बोलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अक्रूवल बेसिस बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से चलता है कि जितना मेरा यानी कि जितना इस साल का उतना ही रिकॉर्ड करेंगे इस साल, जितना अगले साल का उतना रिकॉर्ड करेंगे अगले साल। तो आइए अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन को आप ओरिजिनली रिकॉर्ड करो, मतलब कि अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करो, ना कि कैश बेसिस पे। ठीक है, देखिए बोलता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड एंड परचेज्ड। बोलता है कि आप कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन या आइदर रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, आप उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब सेल्स मेड हुआ हो या हम परचेज गुड्स किए हो। कैश इट इज इमटेरियल, मतलब कि इररिलेवेंट वेदर कैश इज पेड और रिसीव्ड और नॉट। मतलब कि कैश हम रिसीव किए पे किए इससे मतलब ही नहीं है। हमने इस साल अगर सेल किया है तो इस साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल परचेज किया है तो इस साल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, वो एक्रूवल बेसिस होता है। तो एक्रूवल बेसिस कुछ भी नहीं होता है, बोलता है ट्रांजेक्शन को आप ओरिजिनल तरीके से रिकॉर्ड करो। देखिए हमने 14 के 14 कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और अकाउंट्स के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? वो इंपॉर्टेंट बात है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखिए एक चीज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एएस। एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसमें जो रूल लिखा गया है उसी के हिसाब से आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि इसमें जो भी बातें लिखी गई है ना वो मैंडेटरी है, मतलब वो आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब कि ये क्या है? ये कानून है, अकाउंट्स बनाने के लिए कानून है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हो चुका है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं इंड एएस। लेकिन अभी आपको क्या है कि एएस नहीं पढ़ना है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। और ये क्या बोलता है? इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, ये बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 29-30 थे, इंड एएस तो और बढ़ गए हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि लास्ट में जो हमने 3 स्टैंडर्ड जो पढ़े अभी, जस्ट कॉन्सेप्ट, अभी हमने जस्ट जो लास्ट 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन कौन सा? पहला हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और फिर हमने पढ़ा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। यानी कि आप पहले 11 को तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन इन 3 पे कौन कौन से? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैं CAG बोलूंगा। मतलब कि कंसिस्टेंसी, अप्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एक खास बात बोलता है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? AS1 क्या बोलता है कि CAG फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब हुआ कि ये हम मान के चलेंगे, ये एजम्पशन का मतलब एज्यूम करके, मतलब मान के, ये हम मान कर चलेंगे, ये हम एज्यूम करके चलेंगे मेरे भाई कि किसी भी हर बिजनेस में ये तीनों कॉन्सेप्ट तो फॉलो हुआ ही हुआ है। क्या फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। AS1 बोला है कि ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉलो हुआ है, सॉरी, ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक बिजनेस में मानकर चलना है कि फॉलो हुआ ही हुआ है। मतलब कि कोई भी बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रहा है, हर बिजनेस में एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, एंड हर बिजनेस कंसिस्टेंटली अपने अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर रहा है। ये हम मानकर चलेंगे और हमें ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नोट्स टू अकाउंट फुटनोट में कहीं भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे गोइंग कंसर्न फॉलो किया है या हमने कंसिस्टेंसी फॉलो किया है या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करें। कहीं भी शो करने का जरूरत नहीं है। फिर से समझिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम मानकर चल रहे हैं कि ये तीनों फॉलो हुआ ही हुआ है। हमें कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है, हमने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है और हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है। ये हम क्या करेंगे? ये हम मानकर चलेंगे। देखिए बोलता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की, अच्छा सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन किसने बोला? AS1 ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अच्छा
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है ICAI, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया में सीए का बॉडी है, सीए का इंस्टीट्यूट है, जो कि एस को क्या करता है कि एस का रूल्स एंड रेगुलेशन को लाता है, मार्केट में पब्लिश करता है। तो देखिए वो क्या बोलता है कि दीज थ्री कॉन्सेप्ट यानी CAG, कंसिस्टेंसी, अप्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, ये फॉलो किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हम मानकर चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, हर कोई ये मानकर चल रहा है कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो फॉलो हुआ ही हुआ होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बोल दिया मेरे भाई कि अगर इन तीनों में से एक भी कॉन्सेप्ट को किसी बिजनेस ने फॉलो नहीं किया है या तीनों में से तीनों को नहीं फॉलो किया है तो उसको डिस्क्लोजर देने का जरूरत पड़ जाएगा, यानी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, फुटनोट में, नोट्स टू अकाउंट में लिखने का जरूरत पड़ जाएगा कि हमने इन तीनों में से कोई एक या तीनों का तीनों फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जामिनेशन क्या बोलता है कि CAG, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करने की जरूरत, हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने फॉलो किया है। लेकिन हमने अगर फॉलो नहीं किया है तो इसे डिस्क्लोज करने की जरूरत, इसे लिखने की जरूरत आ जाती है। तो दोस्तों हमने 14 के 14 कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है और ये 14 कॉन्सेप्ट से चांसेस हैं कि आपके 2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, इसलिए नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और मेरे वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप देख लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आप, और मैं इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपको किताब फिर किसी भी रेफरेंस बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर चीज का समरी, हर कॉन्सेप्ट का हर बुक में जो भी इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया है और मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। बाकी मैं एग्जाम के टाइम पे इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए और अगर आपको सही में हमारा क्लास पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत